हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पॉलिटी में देखेंगे प्रमुख अनुसूचियां और इनसे संबंधित जो भी विषय हैं तो इसको कवर करने वाले हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि पहली अनुसूची। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हमारे जो संविधान का स्वरूप है उसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और इन्हीं 12 अनुसूचियों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। तो पहली अनुसूची में क्या बात कही गई है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हमारे भारत के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनको मिलने वाले जो भी वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, पेंशन होते हैं, उसके बारे में उल्लेख इसमें किया गया। इतने ही सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और ठीक उसी तरह से जो भी दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी होते हैं उन्हीं पदाधिकारियों की तीसरे अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात कही गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी अनुसूची में उनके वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख है, जबकि तीसरी अनुसूची में उनके शपथ प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची के बारे में। देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, जो भी विभिन्न राज्य जो है, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया कि किस राज्य में कितने सीट होंगे। इनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से इसी अनुसूची में बात कही गई है, चौथी अनुसूची में। ये इस तरह से आपको याद रखना है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंधित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसी तरह से हम छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें भी जो कि जनजातीय प्रशासन के बारे में बात कही गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में इसमें उल्लेख है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के नामों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, छठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ध्यान दीजिएगा 7वीं अनुसूची जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखिए 7वीं अनुसूची जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से अनुसूची जो है वो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, 7वीं अनुसूची। और इसमें 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले ये मूल की बात की जा रही थी कि अगर हम बात करते कि मूल संविधान में टोटल 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 100 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे वर्तमान में यहाँ पे टोटल 100 विषय इसमें उल्लेख किया गया, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है केवल संघ को होता है, केवल संघ को होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें राज्य सूची में तो कुल 66 विषय पहले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो इसमें 61 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 61 है। उसी तरह से जो भी यहाँ पे राज्य सूची में बात की जाती है तो राज्य सूची में इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य को होता है। क्लियर। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में इसमें 52 है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से 8वीं अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। ठीक उसी तरह से 92वें संविधान संशोधन 2003, ध्यान रखेंगे 2003 के द्वारा संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में की गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते रहता है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची में एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस सूची को जोड़ा गया था। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1951 में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ से एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। ठीक है,
अब देखिए 10वीं अनुसूची जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। 10वीं अनुसूची का संबंध जो होता है दल बदल विरोध के बारे में बात की गई है। दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंधित किया गया और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से 2 पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार के बारे में उपबंधित किया गया, जबकि 12वीं अनुसूची में बात करें तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन के 1992 में जोड़ा गया था। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पंचायती राज से संबंधित इसमें कितने विषय दिए गए हैं इनको कार्य करने के लिए, टोटल 29 विषय दिए गए, जबकि नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए, 18 विषय इनको दिए गए। तो ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें किस सूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एग्जाम्स में आपकी गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए विधायी विषयों को बात करें तो विधायी विषयों को संविधान की 7वीं सूची में रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटेड किया है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अक्सर पूछा गया है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस संकर्म, कृषि, यहाँ पे कृषि को ध्यान रखना है, रेलवे पुलिस, ठीक है, रेलवे पुलिस की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो इनमें जो भी हाईलाइटेड किया गया उनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट्स है, ऊपर हम लोगों ने देखा था रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि रेलवे जो है वो केंद्र सरकार के यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये 2 पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि आर्थिक योजना, कभी कभी इसको आर्थिक नियोजन देता है, आर्थिक योजना देता है, यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक नियोजन की जो चीज़ें हैं वो किस में आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। उसी तरह से आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये 4 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेदन कह सकते हैं यानी कि तलाक की बात की जा रही है, ये सभी के सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत का संविधान जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको स्वीकार किया गया, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संघीय सरकार को प्रदान किया गया। अनुच्छेद 343 हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित करता है। ठीक है, भारत की राज्यभाषा हिंदी को भारत की राज्यभाषा घोषित करता है अनुच्छेद 343, ये याद रखिएगा। चलिए उसी तरह से अगर हम बाकी पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है हम यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित और मनोवांछित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध करा करके की जाएगी। तो वो आप पढ़ करके समझ सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम बात करें कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली क्या है, अगर हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से जो लिखा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसको मैच करने के लिए कि बताइए कि सही क्रम क्या होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसी तरह से आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और हमारे संविधान की जो भी प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें एक बार संशोधन किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और संशोधन के बाद इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 75 है। ठीक है, 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हुई वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब क्या होता है। द्विसदनीय का मतलब दो सदन, और दो सदन का मतलब एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, आगे पॉइंट्स देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य जो विशेषता है वो क्या है, संसदीय प्रभुसत्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उनको आपको पढ़कर अच्छे से याद रखना है कि सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वो वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद में सन्निहित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया था अविश्वास प्रस्ताव। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया जाना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 1 जो क्या कहता है, भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित करता है। भारत संघ में नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। ठीक है, संसद कर सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, अगला पॉइंट ये है कि भारतीय संघ के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है तथा उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि संसद बदल सकती है साधारण बहुमत से। अब देखिए यहाँ पे 3 जो नए राज्यों का गठन किया गया था जो कि पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड जो था वो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, और हाल ही में एक नया राज्य जो गठित हुआ था तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश का विभाजन से हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद ये बात की जा रही है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स और है कि नए राज्यों का गठन जो है वर्ष वो पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला राज्य जो गठन हुआ था 1953 में, और भाषाई आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। गुजरात जो है वो 1960 में महाराष्ट्र से अलग हुआ था। नागालैंड की बात करें तो 1963, हरियाणा 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971। उसी तरह से अगर हम बात करें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इन दोनों को याद रख सकते हैं 1972 के साथ। सिक्किम जो है वो सिक्किम 1975, ये ध्यान रखेंगे। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य 1987 में। ऊपर हम तीनों को देख चुके हैं, इन तीनों का गठन 2000 ईस्वी में, जबकि तेलंगाना जो है वो 2014 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए अमेरिकी संविधान है वो संघीय संविधान की एक विशेषता। जब एक पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव जो भी संघ राज्य क्षेत्र थे, दोनों अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र थे, इनको अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। दोनों को एक दूसरे के साथ मैच कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि गुजरात राज्य का गठन जो वो 1 मई 1960 को हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भी हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे देखी उसके MCQ फॉर्मेट देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ, देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कि विभिन्न राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति और जनजाति और उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। जबकि 6ठी अनुसूची में लोगों ने क्या देखा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। तीसरी अनुसूची मैंने आपको बताया था कि जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है, जबकि दूसरी अनुसूची में उनके वेतन भत्ते इसके बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची क्या था, तो चौथी अनुसूची में लोगों ने देखा था कि जो भी विभिन्न राज्य हैं उनकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसमें किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आता है। जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया ऊपर में कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल है, तो इसमें बताइए कि कौन नहीं आता है। चारों ऑप्शंस में से कौन वो है जो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। तो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। हाल ही में इसने
करंट अफेयर्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रस्ताव पारित कर रहा था कि मुझे इस सूची में शामिल होना है, लेकिन अभी तक पूरा अच्छे तरीके से इसमें शामिल इसको नहीं किया गया। तो इसको बस ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया। अगला पॉइंट्स है पंचायती राज एवं भूमि सुधार निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। पंचायती राज और भूमि सुधार जो निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज और भूमि सुधार जो राज्य सूची के विषय है। चलिए एक बार मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ। ऊपर में लोगों ने देखा था राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मूल संविधान में 8 भाषाओं का उल्लेख था, जो कि ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि आपको पता है कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था। सेकेंड पॉइंट है कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, केवल और केवल 2 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। एक्चुअली यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, बताइए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि पंचायती राज्य को कार्य करने के लिए टोटल कितने विषय दिए गए, 29 विषय इनको दिए गए। ठीक है, 29 विषय दिए गए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और 18 विषय किसको दिया गया था, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का उल्लेख किया गया उसको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत ये आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन में आपको बताया था, या फिर आर्थिक योजना कह सकते हैं। एक आता है परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले इसी के अंतर्गत आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षा हो गया। वन आता है इसी के अंतर्गत, विवाह और विवाह तलाक, ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, 1971। ठीक है, 1971 1966 में हम लोगों ने क्या देखा था, हरियाणा राज्य का गठन। और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का था। जबकि 1975 में हम लोगों ने देखा था सिक्किम राज्य का गठन। चलिए अगला पॉइंट्स, रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है। बताइए, रेलवे जो पुलिस है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पुलिस हो या फिर रेलवे पुलिस हो, दोनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ रेलवे की बात की जाती है तो वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची में और कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे बाजार हो गया, डाकघर, जनगणना, रक्षा, रेलवे, ये सभी महत्वपूर्ण है और ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स देखा वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। रोजाना इसी तरह के नए टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।